Hello student, welcome to the Arihantam Academy YouTube channel. So student, today we will talk about the molecularity of the reaction. And this is your next topic of the chemical kinetics. Okay, and molecularity is the very good concept of this chemical kinetics. On the basis of that you can understand the complete chapter. राइट right? क्योंकि ये रिएक्शंस के मैकेनिज्म को, रिएक्शंस के ऑर्डर को और रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करता है. इवन यू कैन से दैट कि मॉलिक्युलरिटी जो होते हैं वो टाइप ऑफ रिएक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट ना. तो हमें आज मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पर जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सबको क्लियर करना. ओके, तो नाउ मॉलिक्युलरिटी को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन, कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होता है और उसमें हम किस तरीके से मॉलिक्युलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है आपके पास क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट. फिर हम लोग मॉलिक्युलरिटी में चलेंगे. तो देखिए यहाँ पर कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस को समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझना है. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखिए तीन तरीके का रिएक्शन मेजर कंडीशंस में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर. ये जो हमारे पास है फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिंग रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन है जो मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर नेचर में कैसा होगा, अपोजिंग होगा. ठीक है, दूसरा रिएक्शन जो होता है वो कहलाता है आपका कॉन्सिक्यूटिव स्टेप रिएक्शंस, राइट ना. कॉन्सिक्यूटिव स्टेप रिएक्शन, और कैसे ये सब एक दूसरे की मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करने में हेल्प करता है वो भी समझेंगे हम लोग, राइट ना. थर्ड जो है आपके पास वो होता है पैरेलल रिएक्शंस, राइट ना, पैरेलल रिएक्शंस. तो ये तीन तरीके का रिएक्शंस मेजरली मैकेनिज्म को भी डिफाइन करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी डिफाइन करता है और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन को भी डिफाइन करता है. तो कैसे ये तीन रिएक्शंस मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करेगा वो चीज़ हम लोग पहले पढ़ेंगे. तो सबसे पहला है आपके पास अपोजिंग रिएक्शन. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विच रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज अपोजिंग रिएक्शन. तो देखिए यहाँ पर पहला है आपके पास अपोजिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है. अपोजिंग रिएक्शन सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो ऐसा मानिए कि रेट ऑफ रिएक्शंस में जनरली होता क्या चल. तो रिएक्शंस में रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. आप समझिए कि रिएक्टेंट का काम है प्रोडक्ट बनाना, तो रिएक्टेंट रेट को प्रोसीड करा रहा है किधर, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन चूंकि ये नेचर अपोजिंग का होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस को पीछे की ओर धकेल रहा होगा. अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शंस को पीछे की ओर धकेल रहा होगा तो कुछ ना कुछ उस रिएक्शंस में एक बैकवर्ड डायरेक्शंस में भी रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे हैं. अब समझिए आप सिंपल टर्म्स में, एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलता हो, बैकवर्ड डायरेक्शंस में भी चलता हो, उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. यानी पहला चीज तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अपोजिंग रिएक्शंस नेचर में रिवर्सिबल होना चाहिए. अगर नेचर में कोई रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं है तो वो कभी भी अपोज नहीं कर सकता प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को. क्लियर है. तो पहला चीज अपोजिंग रिएक्शंस का क्या मतलब बनता है, यानी अपोजिंग रिएक्शंस का मतलब बनता है क्या, द रिवर्सिबल रिएक्शंस in which reactant proceed forward while the product proceed backward direction, right. So the reversible reactions in which reactant proceed to produce product in forward directions while product proceed to produce reactant मतलब ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर कि रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट कंबाइन करके रिएक्टेंट बना रहा है. मतलब रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में बना तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, वापस कुछ कॉन्सेंट्रेशन उसको प्रोडक्ट से मिल गया ना, तो क्या हुआ, क्या नेट चेंज सेम रहा या बदल गया, बदल जाएगा. यानी आपने रिएक्शंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और प्रोडक्ट ने इमीडिएटली कुछ रिएक्टेंट वापस कर दिया. तो सिचुएशन समझिए यहाँ पर कि हमारे पास है रिएक्टेंट है ए, आपके पास रिएक्टेंट है ए, इसने कुछ आपको प्रोडक्ट बना के दिया बी, वापस बी आपको रिएक्टेंट बना के दे रहा है. तो ये आगे प्रोडक्ट बना रहा है और ये पीछे रिएक्टेंट बना रहा है. तो ये वाला रिएक्शन हो गया फॉरवर्ड और ये वाला रिएक्शन हो गया बैकवर्ड.
तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो नेचर में अपोजिंग होंगे। अब एक चीज और समझिए कि क्या दोनों का स्पीड सेम होगा? इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कि कितना चेंज इधर हो रहा, कितना चेंज इधर हो रहा, वो डिफाइन करेगा कि स्पीड सेम है या नहीं। ओके, नाउ अब ऐसे समझ देखिए, बिकॉज ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शंस आर नॉट द इक्विलिब्रियम इन अ स्टेट, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड सेम होना चाहिए, राइट ना? अगर दोनों का स्पीड सेम है तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, ये किस में है? ऑन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सिचुएशन के हिसाब से A कन्वर्ट हो रहा है B में और B कन्वर्ट हो रहा है A में, तो एक का स्पीड कांस्टेंट K1, एक का स्पीड कांस्टेंट K2। तो क्या लिख सकते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन जो मिलने वाला है आपका, तो फॉरवर्ड रिएक्शंस किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K1 इंटू A टू द पावर x, जहां पर A टू द पावर x क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट? वहीं पर बैकवर्ड रिएक्शन देखें, अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखें यहाँ पर, तो बैकवर्ड रिएक्शन रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? K2 इंटू B टू द पावर x या B टू द पावर y, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। B टू द पावर y लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जिस रेट को A फॉलो कर रहा था उसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को B भी फॉलो करे। तो इस हिसाब से दो रेट मिला, ये मिला आपके पास रेट 1, ये मिला रेट 2। अब समझिए ये रेट प्रोडक्ट बना के दे रहा और ये रेट आपको रिएक्टेंट बना के दे रहा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अलग हो गया, चेंज होना जितना चाहिए था उतना चेंज नहीं हो पाया, इसलिए नेट रेट कितना मिलेगा आपके पास? तो जो नेट रेट मिलेगा R net is equal to R1 minus R2, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं नेट रेट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेटा? देखो यहाँ पर K1 इंटू A टू द पावर K1 इंटू A टू द पावर x माइनस K2 इंटू B टू द पावर y। इस तरीके से हम लोग नेट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर अपोजिंग इन नेचर। ये किस नेचर का होगा? अपोजिंग नेचर का होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सो दिस विल बी योर अपोजिंग रिएक्शन, ठीक है? तो जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो आपका अपोजिंग हो सकता है नेचर में। मैं आपको एग्जांपल देकर के समझा दूंगा कौन कौन सा रिएक्शन जो है वो अपोजिंग नेचर का होगा। यहाँ तक क्लियर है आपके पास? ओके, तो देखिए एग्जांपल ऑफ अपोजिंग रिएक्शन, राइट ना? कि अपोजिंग रिएक्शन का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम लोग ऐसा कुछ मान लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन है तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये कुछ इस तरीके से प्रोसीड हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2HI is able to produce hydrogen gas plus iodine gas। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट K1 हो गया तो ये K2 हो जाएगा। ऐसा डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। बाद में फिर डिटेल में हम देखेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, राइट ना? सेकंड चीज पढ़िए, हम लोग सेकंड कर सकते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ये भी नेचर में आपका क्या होता है? अपोजिंग होता है, ठीक है? तो कैसे नेचर में अपोजिंग है वो चीज देखिए आपका। तो फॉर्मेशन है यानी यहाँ पर डाई नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद डाई हाइड्रोजन गैस 3s2, देन वी गेट 2ns3। तो यहाँ पर 2ns3 गैस ऑब्टेन हो रहा है, राइट ना? और कौन सा प्रोसेस है? हैबर प्रोसेस है। अब हैबर प्रोसेस है तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस के लिए जो स्पीड कांस्टेंट है वो K1 है, तो बैकवर्ड डायरेक्शंस के लिए क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा। ये भी नेचर में रिवर्सिबल है तो अपोजिंग होगा। अच्छा, और भी हम लोग देख सकते हैं लाइक जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट ना? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर देखें तो वो भी नेचर में कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। तो रिएक्शन क्या हो सकता है? ओजोन कहने का मतलब आपके पास है O3। अच्छा, अगर O3 है तो O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीजन में, डाइऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर है 2O3 6 molecules, 3O2 6 molecules. So this is also reversible in nature and this reaction will be
अपोजिंग इन नेचर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं K1, यहाँ पर लिख सकते हैं K2. सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस, राइट ना. तो ऐसे जैसे भी आप देखेंगे जहां पर रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है, दैट रिवर्सिबल का साइन, ऐसा वाला रिएक्शन जो भी होगा वो नेचर में अपोजिंग होता है, इसलिए हमें ये चीज समझना कंपलसरी है. क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के लिए. ओके बेटा, तो नेक्स्ट रिएक्शन इज योर कंसेक्यूटिव स्टेप रिएक्शन, राइट ना. कंसेक्यूटिव स्टेप रिएक्शंस कहने का मतलब क्या होता है ये जो समझें. कंसेक्यूटिव स्टेप रिएक्शंस कहने का मतलब होता है कि कोई रिएक्टेंट अगर मल्टीपल स्टेप में एक प्रोडक्ट बना रहा है, बट आपको समझना क्या है दैट मल्टीपल स्टेप इज नॉट ब्रोकन डाउन. वो बीच बीच में टूटा हुआ नहीं होगा, लगातार होगा, कंटिन्यूअस होगा कि उसने पहले कुछ इंटरमीडिएट बनाया, फिर इंटरमीडिएट डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक दूसरे प्रोडक्ट में. से देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड योर कंसेक्यूटिव रिएक्शंस. यानी वहां पर क्या होगा, रिएक्शन को सिंगल स्टेप ही काउंट करेंगे, लेकिन उसमें छोटे छोटे स्टेप होंगे, लेकिन वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, those reactions which proceed in multiple step of multiple step of single time, right ना. मतलब ये क्या हो सकता है, those reactions which proceed in multiple step, multiple continuous step लिखता हूँ, multiple continuous step of single product. मतलब सिंगल प्रोडक्ट की ओर जाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा, मल्टीपल कंटिन्यूअस स्टेप्स के बाद जाएगा. देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव रिएक्शंस. अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर इस रिएक्शंस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए क्या, आपके पास कोई रिएक्टेंट है, राइट, ए, इसने पहले कुछ बनाया B, राइट ना, और फिर B ने बनाया C. फाइनल प्रोडक्ट ये है आपका और रिएक्टेंट ये है आपका. तो A से C तक पहुंचने के लिए उसने एक चीज और बनाया, दैट इज कॉल्ड B. अब क्या समझना है, जब ये A से B तक गया तो इसने कुछ बनाया, कुछ स्पीड से गया होगा K1, B से C तक गया तो कुछ बनाया K2, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट. इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. यानी आप लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट तो है, लेकिन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नहीं है. तो इंटरमीडिएट कैसा होगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट. अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होता तो फिर वो टूटा हुआ होगा. ये कैसा होगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट. अनस्टेबल इंटरमीडिएट. तो लिख सकते हैं हम लोग इसमें यहाँ पर कि दैट मीन्स द रिएक्शन हैज unstable intermediate. The reaction has unstable intermediate. यानी एक ऐसा अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो कि सडनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा अभी आप एक चीज और समझिए, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है. तो पहले चीज हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यानी यहाँ पर देखिए, rate 1 directly proportional to concentration of k to the power x, a पर पावर x, और यहाँ पर जो स्पीड कांस्टेंट होगा वो k1 होगा. देन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, rate 1 is equal to k1 into a to the power x. b से c बना आपके पास, तो सेकेंड रेट को b डिफाइन करा, इंटरमीडिएट डिफाइन करा. देन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए, rate 2 directly proportional to the concentration of b to the power y. Then rate 2 is equal to k2 into b to the power y. then दो रेट है और इस बार दोनों रेट प्रोडक्ट की ओर प्रोसीड हो रहा है. तो क्या होगा, ऐड ऑन होगा, और ऐड ऑन होगा देन नेट रेट क्या लिख सकते हैं आंसर. सो नेट रेट इज इक्वल टू r1 प्लस r2. और इस कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो रेट इज इक्वल टू नेट रेट जो है वो क्या हो सकता है, यानी यहाँ पर क्या है आपके पास, k1 a to the power x प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं यानी कि r net is equal to k1 a to the power x plus k2 into b to the power y. और इस तरीके से हम लोग नेट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दीज रिएक्शंस आर अगेन कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, राइट ना. तो हम नेचर में इस तरीके के बहुत सारे रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो कंसेक्यूटिवली स्टेप में प्रोसीड करते हैं. हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ कंसेक्यूटिव रिएक्शंस का एग्जांपल लेते हैं. क्लियर है यहाँ तक?
ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सम एग्जांपल ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो कंसेक्यूटिव स्टेप में आते हैं। तो देखिए, एक तो हम पढ़ सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक में आपको समझ में आता है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, राइट ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइलिन डाइऑक्साइड। इथाइलिन डाइऑक्साइड, राइट ना। तो इथाइलिन डाइऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन का जो रिएक्शन होता है वो नेचर में कंसेक्यूटिव होता है। कैसे होता है ये चीज समझ देखिए। इथाइलिन डाइऑक्साइड कहने का मतलब क्या होता है, तो आपके पास इथाइलिन डाइऑक्साइड का पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन मतलब CH2, डाइऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्टेड होगा, तो CH2 का होल ट्वाइस ऑक्सीजन, राइट। दिस इज योर इथाइलिन डाइऑक्साइड। तो इसको जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए प्रोसीड करते हैं तो पहले ये एसिटल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए CH2 का होल ट्वाइस ऑक्सीजन है, इसको हम थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, राइट ना। थर्मली डिकम्पोज्ड। तो थर्मली डिकम्पोज्ड में ये सबसे पहले इथाइलिन डाइऑक्साइड से एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एंड एसिटल्डिहाइड इज योर CH3C डबल बॉन्ड OH। ये रखा है। सो दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप। सो दिस इज योर K1। फर्दर व्हेन इट इज हीटेड, when it decompose in terms of methane and carbonyl, so K2 CH4 plus CO, राइट ना। सो इस तरीके से हम लोग दो कंसेक्यूटिव स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होता देख सकते हैं। तो एक स्टेप आपका K1 पर डिपेंड करेगा, दूसरा स्टेप आपका K2 पर डिपेंड करेगा, और इस तरीके से प्रोडक्ट का रेट हम लोग डिफाइन करता है। सेकेंड देखिए, आपने कई बार ये रिएक्शंस पढ़ा भी होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, राइट ना। कौन से रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक। कौन से वाले न्यूक्लियोफिलिक? SN2 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, राइट ना। SN2 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ये जो SN2 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं वो नेचर में जनरली कंसेक्यूटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्लोरोमीथेन है, कोई क्लोरोमीथेन है, लेट अस से दैट हम क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं यहाँ पर CH3, और यहाँ पर मान लो ना Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन। इस तरीके से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इधर से अगर कोई न्यूक्लियोफाइल लगा दूं मैं OH माइनस, देन फ्रॉम दैट साइड दिस OH माइनस ट्राई टू अप्रोच विद दिस कार्बोकैटायन सेंटर। मतलब जो नेगेटिव सेंटर है न्यूक्लियोफाइल का वो पॉजिटिव सेंटर की ओर अट्रैक्ट होगा, तभी तो नाम है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? टू लव विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ लव करने के लिए उसके पास खुद नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा। तो जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं उसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा एक कार्बोकैटायन सेंटर का तलाश करता है। तो यहाँ पर OH माइनस इस कार्बोकैटायन सेंटर को जब तलाशेगा तो यहाँ से ये कोलाइड करेगा, कोलिजन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास स्टेप 1, ये फर्स्ट स्टेप है, इसलिए यहाँ पर K1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का बनता है आपके पास, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये क्लोरीन का बॉन्ड वीक होता हुआ OH का बॉन्ड बनता हुआ। अब चूंकि ये स्टेबल तो होता नहीं है, इसलिए मैंने बोला था अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? अनस्टेबल इंटरमीडिएट। फर्दर इट विल डिकम्पोज, it will break down into the another product, and that another product is called CH3OH plus Cl minus, and this is called K2. तो ये कंसेक्यूटिव स्टेप है, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2, so this is your step 2. So the reactions which can proceed into the different step, and all the steps are consecutive continuously, in which an unstable intermediate is formed, then such reaction is called consecutive step reaction. ठीक है। और ये एग्जाम्पल भी है, ये बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी है चैप्टर नंबर 10 में एल्केन्स कंपाउंड्स में। क्लियर? तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। तीसरा है हमारे पास पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थर्ड रिएक्शन इज योर पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शंस कहने का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो पैरेलल रिएक्शंस कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे नेचर में रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर एक ही टाइप के रिएक्शन दो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। जैसे आपने पढ़ा हुआ कि हाइड्रोजन कैन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O ऑल्सो एंड H2O2 ऑल्सो। जल भी बना सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता है। तो देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज पैरेलल, एक ही टाइम पर दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेगा।
राइट। दूसरा देखिए, ऑर्गेनिक में आपने बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखा होगा जहां पर एक जगह पर मेजर कंपाउंड बनता है, दूसरे का माइनर कंपाउंड बनता है, एंड बोथ कंपाउंड कैन फॉर्म साइमल्टेनियसली। तो अगर एक ही रिएक्टेंट मिक्सचर एक ही टाइम पर दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करता है, एक मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब एक का अमाउंट ज्यादा होगा, एक का अमाउंट कम होगा, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली टर्म्ड एज पैरेलल रिएक्शंस। और ऑर्गेनिक में पैरेलल रिएक्शंस भंडार के रूप में आपको मिलेगा, राइट ना। तो हम लोग यहाँ पर पैरेलल रिएक्शंस को समझ सकते हैं। यानी पैरेलल रिएक्शंस कहने का मतलब क्या हो गया, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल टर्म्स में, those chemical reaction in which reactant, so those chemical reactions in which reactant collide to each other to produce two products simultaneously, to produce two products simultaneously is called पैरेलल रिएक्शंस। उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग पैरेलल रिएक्शंस कर सकते हैं, राइट ना। यानी कहने का मतलब ऐसे कुछ है कि आपके पास रिएक्टेंट तो ए है ही, रिएक्टेंट आपके पास ए है और ये रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक प्रोडक्ट बनाया इसने बी और दूसरा प्रोडक्ट बनाया इसने सी। तो ए से बी K1 स्पीड में, ए से सी K2 स्पीड, राइट ना। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है, इस दोनों में कॉन्सेंट्रेशन किसका डिफाइन होगा, ए का डिफाइन होगा। तो इस तरीके से जब हम रिएक्शंस का रेट लिखेंगे, देन यहाँ से लिखिए इसके लिए R1 is equal to K1 into concentration of A to the power X and R2 is equal to K2 into concentration of A to the power Y। यानी इस रिएक्शंस के अलग हो सकता है, इस रिएक्शंस के अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ये चीज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए जो नेट रेट होगा दैट R net is equal to R1 plus R2, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ही प्रोसीड हो रहा था, R1 plus R2, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, K1A into X plus K2A to the power Y। So these type of reaction is your parallel reactions। और parallel reactions ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भंडार के रूप में मिलेगा आपको। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑल द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर पैरेलल इन नेचर, क्योंकि रिएक्टेंट एक ही टाइप का रिएक्टेंट एक ही टाइम पर दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। और उसका हम एग्जांपल भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो पैरेलल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल हमें चाहिए जो भी पता करना है हमें, राइट ना। तो पैरेलल रिएक्शंस में एक बातें और आप यहाँ पर सीख सकते हैं, लाइक जैसे देखिए पैरेलल रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा कि एक ही रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली बना रहा है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ओके ना, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट K1, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट K2। अगर एक ही रिएक्टेंट दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दो चीजें सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती। पहला चीज, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस कैन बी सेम और सेम नॉट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मे बी सेम और सेम नॉट। और उस सिचुएशंस में हमने बोला R1 is equal to K1 into A to the power X and R2 is equal to K2 into A to the power Y। अब अगर हम ऐसा कुछ कंसीडर कर लेंगे, if X is equal to Y is equal to delta n, अगर कंसीडर कर लें कि X और Y सेम है, राइट ना, दोनों की वैल्यू सेम है, देन इस सिचुएशंस में R net is equal to, हमने क्या पढ़ा, R1 plus R2, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा K1 A to the power delta n plus K2 into A to the power delta n। देन सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो K1 और K2 A to the power delta n कांस्टेंट हो गया, देन इट कैन बी रिटन एज कॉमन हो गया, सॉरी बेटा A to the power delta n कॉमन हो गया, देन कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपके पास, K1 plus K2 into concentration of A to the power delta n and that will be the net reaction। तो इस तरीके से हम पैरेलल रिएक्शंस के रेट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जांपल तो बहुत सारा आप देख सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अगर आपके पास मान के चलो ना कि नाइट्रेशन करना है, फिनॉल का ही नाइट्रेशन, चलो ना फिनॉल का नाइट्रेशन कर लेते हैं। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, आपके पास फिनॉल है और आप उसका नाइट्रेशन कर रहे हैं। फिनॉल कहने का मतलब होता है ऐसे कुछ, देखिए C6H5OH, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, राइट ना, और तीनों पाई बॉन्ड के रेजोनेंस के कारण उसको सर्कल में दिखाते हैं।
OH यहाँ पर है, ठीक है, और हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन के लिए HNO3 प्रोड्यूस करते हैं। अब HNO3 का फंक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। HNO3 आपके पास NO2 प्लस और OH माइनस बना के दे देता है। HNO3 की ये क्वालिटी होती है, नाइट्रो प्लस और OH माइनस बना के देता है। अब यहाँ पर देखिए इस नाइट्रो पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जहां पर निगेटिव चार्ज होगा। तो ध्यान दे बेटा, अगर निगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी एक बार यहाँ पर बनती है और निगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ऑर्थो एंड पैरा नेगेटिव चार्ज होता है विद रिस्पेक्ट टू OH, बिकॉज ये जो फिनॉल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। ये देखिए खुद इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिंग को डोनेट करेगा तो यहाँ वाला रिंग, यहाँ वाला डबल बॉन्ड, यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो। तो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के चक्कर में यहाँ पर सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन नेगेटिव चार्ज का है, तो सेकेंड एंड फोर्थ नेगेटिव साइड हो गया। सेकेंड को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं और फोर्थ को हम लोग पैरा बोलते हैं। तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों नेगेटिव चार्ज का, तो पैरेलल प्रोडक्ट बनेगा, और पैरेलल प्रोडक्ट बनेगा तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। एक बार NO2 प्लस सेकेंड पर जा सकता है, एक बार NO2 प्लस 4 पर जा सकता है। तो एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बनी आपका OH NO2 सेकेंड, एक की पॉसिबिलिटी बनी आपके पास OH NO2 फोर्थ। तो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट ना। सो ये P नाइट्रोफिनॉल है और वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, एंड सच रिएक्शंस आर पैरेलल रिएक्शन। तो जितने भी रिएक्शंस ऑर्गेनिक में आप देखेंगे वो सबका सब पैरेलल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मार्कोनिक ऑफ रिएक्शंस और एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शंस, राइट ना। तो सेकंड एग्जांपल है आपके पास मार्कोनी and anti-Marconi. These are the again parallel reactions, Marconi and anti-Marconi reactions, right ना। तो Marconi और anti-Marconi reactions भी parallel reactions के एग्जांपल हो सकते हैं, और कैसे होंगे तो मैं यहाँ पर एग्जांपल देकर बता दूंगा। इधर मिटाता हूँ, है ना। ओके, तो देखिए कैसे मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रिएक्शंस पैरेलल रिएक्शंस में आएंगे, वो चीज देखिए। जैसे आपके पास होता है क्या, एक ही टाइप का रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनना चाहिए। तो समझिए, देखिए आपके पास है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास है कैटलिस्ट के रूप में एसिड प्लस HBr कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस HBr, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो एसिड के रूप में यहाँ पर H प्लस दे रहे हैं, मतलब कैटलिस्ट के रूप में H प्लस है। H प्लस है, इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनी को फॉलो करेगा। आपको ध्यान देना है मार्कोनी के लिए। देखिए कंडीशन समझिए, पहले तो अल्कीन होगा, कैसा अल्कीन होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं। अनसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड से डिवाइड करेंगे तो अनइक्वल मिलेगा, इधर CH2 है, इधर CH3 है, तो अनइक्वल डिवीजन में अनइक्वल सीरीज मिलेगा आपका। प्लस HBr होना चाहिए, कैटलिस्ट के रूप में H प्लस होना चाहिए, तो वो मार्कोनी को फॉलो करता है। मार्कोनी का रूल क्या है कि यहाँ पर देखिए H और ब्रोमीन में से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए डबल बॉन्ड तो दोनों के पास है, CH2 के पास भी है, CH के पास भी है, तो एक बार H प्लस पहले पर आ सकता है, एक बार H प्लस दूसरे पर आ सकता है। जब H प्लस पहले पर आएगा तो देखिए H प्लस जब पहले पर आएगा, CH3 बन गया, H प्लस पहले पर आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ब्रोमीन को ये अट्रैक्ट करेगा, ये ब्रोमीन को अट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3CHBr ये प्रोसीजर हो सकता है। दूसरा प्रोसीजर समझिए, अगर ये H प्लस सेकेंड कार्बन पर आता है, ये H प्लस सेकेंड कार्बन पर आता है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन माइनस इस पर अट्रैक्ट करेगा और एक प्रोडक्ट आपका बना सकता है CH3CH2Br। तो यहाँ पर दो पैरेलल रिएक्शन मिला, दो प्रोडक्ट मिला, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, तो ये मार्कोनी रिएक्शन है। एंटी मार्कोनी में देखिए क्या होता है, तो एंटी मार्कोनी में आप कर सकते हैं यहाँ पर क्या, तो एंटी मार्कोनी में आप कर सकते हैं कैटलिस्ट चेंज कर दीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड इफेक्ट लेते हैं। परऑक्साइड इफेक्ट में भी यही दो प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उल्टा, यहाँ पर ये मेजर है और ये माइनर है,
वहां पर उल्टा रिएक्शन होता है, और उल्टा होगा तो क्या बनेगा, बनेगा तो सेम यही दो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर CH3 CH BrCH3 बनेगा, और यहाँ पर बनेगा आपका CH3 CH2 ब्रोमीन, यहाँ पर बनेगा ये मेजर और ये माइनर। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर रिएजेंट सेम हो, कैटलिस्ट भी सेम हो तो दो रिएक्टेंट मिल सकता है, रिएजेंट सेम हो, कैटलिस्ट भी सेम हो तो दो प्रोडक्ट मिल सकता है। देन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच two different product can form by the same nature of the reaction mixture, then such type of reaction is called parallel reaction। तो नेचर में हमने अभी तक तीन रिएक्शन देखा, पहला अपोजिंग रिएक्शन जो रिवर्सिबल नेचर का होगा, दूसरा कंसेक्यूटिव स्टेप रिएक्शन जो कि कंटिन्यूअस स्टेप में कंप्लीट होगा लेकिन एक ही काउंट करेंगे, राइट ना, क्योंकि उसके बीच में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। नेक्स्ट था हमारा पैरेलल रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली एक ही टाइप के रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड देन दीज थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैन डिफाइन द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आल्सो एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे ये मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करेंगे उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके